14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। ये अनाउंस हुआ कि ये फला इलाका पाकिस्तान बन गया, आधा पंजाब आधा बंगाल। दोस्तों, आज हम 14 अगस्त सिर्फ एक जश्न समझकर मना लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि 14 अगस्त के दिन ये जो हम जश्न मनाते हैं, इसके पीछे कोशिशें, ख्वाब और उन लोगों की कुर्बानियाँ मौजूद हैं जिनके नाम शायद तारीख की किताबों में मौजूद ही नहीं हैं। वो पाकिस्तान जो आज हमें एक बना बनाया मुल्क मिल गया है, उसकी कहानी किसी ऑफिस में नहीं बल्कि कत्ल गाहों, जेलों और मैदान जंग में लिखी गई थी। दोस्तों, इस मुल्क की कहानी समझने के लिए हमें वक्त में ज़रा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1857 जब पहली बार हिंदुस्तान ने आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सर उठाया। लेकिन इस जंग आज़ादी का सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और फिर तालीम, सियासत और तिजारत सब कुछ छीन लिया गया। ऐसे वक्त में सर सैयद अहमद खान, उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि अगर हमने एजुकेशन को ही छोड़ दिया तो हम हमेशा गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रहेंगे। उन्होंने कहा था, तालीम ही वो रास्ता है जो मुसलमानों को इज्जत, पहचान और हक दिला सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था, मुसलमानों को तालीम देना ताकि वो भी जज, ऑफिसर, डॉक्टर और लीडर बन सकें। तो फिर 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, बाद में जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया था। और इसी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के दौर में एक और नाम कदम रखता है, अल्लामा इकबाल। दोस्तों, 1906 जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी जा रही थी, तब अल्लामा इकबाल यूरोप में तालीम हासिल कर रहे थे। वो उस वक्त के शायर, फलसफी और मुफक्किर थे। लेकिन जब वो हिंदुस्तान वापस आए और उन्होंने मुसलमानों की गुलामी वाली जिंदगी देखी तो उनकी शायरी में तब्दीली आ गई। वो शेर जो पहले सिर्फ जज्बाती हुआ करते थे, वो एक मिशन बन गए। और फिर 1930 में खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने दुनिया के सामने ये कह दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत हो जहाँ वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक आज़ादी से गुजार सकें। और ये था टू नेशन थ्योरी का आगाज़। अल्लामा इकबाल ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि ये वजह भी बताई कि वो ऐसा क्यों चाहते थे। दोस्तों, उस दौरान कायद-ए-आज़म एक कामयाब बैरिस्टर और लोगों में बहुत ही मकबूल सियासतदान थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में सबसे ज़्यादा यकीन रखने वाले लीडर भी थे। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में काम किया और भरपूर कोशिशें की कि हिंदुस्तान में सब बराबरी के साथ रहें। लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस की नीयत साफ दिखने लगी। एक तरफ गांधी और दूसरी तरफ मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे थे, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म को यह अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुओं की है। उन्होंने हालात को बेहतर बनाना चाहा, मगर कोई फायदा नहीं था। हालात मजीद खराब ही होते जा रहे थे। ये सब देखकर वो मायूस हो गए और 1930 के दौरान सियासत से दूर होकर लंदन चले गए, ये सोचकर कि ये मुल्क कभी मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सर सैयद अहमद खान की कोशिशें और अल्लामा इकबाल के ख्वाब अभी अधूरे थे और उन्हें मुकम्मल करने के लिए कायद-ए-आज़म का वापस आना बहुत ज़रूरी था। तो उन्हें वापस बुला लिया गया और ये समझाया गया कि मुसलमान की सियासत उस वक्त तक बेजान है जब तक मोहम्मद अली जिन्ना उसका हिस्सा न बन जाए। और यहाँ से एक नया सफ़र शुरू हुआ। जिन्ना साहब वापस तो आ गए थे, लेकिन अब वो सिर्फ बैरिस्टर नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए कायद बनकर लौटे थे। हिंदुओं ने मुसलमानों की सियासत को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। तो कायद-ए-आज़म ने फैसला किया कि मुसलमान किसी का मोहताज नहीं रहेगा, अब उनका अपना मुल्क होगा। फिर 23 मार्च 1940 यानी आज़ादी से 7 साल पहले लाहौर के मिंटो पार्क में वो तारीखी वक्त आया जहां लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, जिसे बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस जलसे में कहा
ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمیں اپنی پہچان، اپنی زندگی اور اپنا مستقبل چاہیے۔ اس دن پاکستان صرف ایک سوچ یا ایک خواب نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک جذبہ، ایک مشن اور ایک منزل بن گیا تھا۔ لیکن اصلیت تو یہ تھی کہ کوئی بھی اس بات پہ راضی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک دیا جائے۔ ہر قدم پر مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ جگہ جگہ مختلف علاقوں، مختلف شہروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، سب کچھ اسی لیے کہ پاکستان کا رستہ روکا جا سکے۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستان قائد اعظم کی منزل، علامہ اقبال کا خواب اور ہزاروں مسلمانوں کی چاہت تھی۔ پھر جب 1947 میں پارٹیشن کا فیصلہ ہوا تو ہندوستان آگ کا دریا بن گیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی۔ پر پھر بھی جب ٹرینز اپنے اسٹیشنز پر پہنچتی تھیں تو اس کے ڈبے لاشوں سے بھرے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کسی نے ہمت نہیں ہاری، اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ کتنے ایسے شہید جن کا نام لے کر نہیں بلکہ نمبرز میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں جانیں یا ان کی تصویریں میوزیم میں لگائی جائیں، بلکہ صرف پاکستان کی خاطر۔ لیکن دوستوں، آزادی صرف پرچم لہرانے کا یا ملی نغمے گانے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزادی ایک امانت ہے ان لاکھوں لوگوں کی جنہوں نے اپنا خون دیا، جو ٹرین کے ڈبوں میں لاشوں کی صورت میں آئے، جن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں صرف اس لیے قربان ہو گئیں کہ ایک دن کوئی ملک ہوگا جہاں اللہ کا نام آزادی کے ساتھ لیا جا سکے گا۔ اور آخر کار 14 اگست 1947 کو وہ ملک دنیا کے نقشے پر آ ہی گیا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، جس کو آج دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ پاکستان کسی نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا تھا، یہ جیتا گیا تھا قربانیوں سے۔ پاکستان زندہ باد۔